we are going to talk about the PIB. The first thing which we are going to discuss right now is the PIB. The today's PIB news are bit lesser. Okay, if you go to the Press Information Bureau's website, you will see near about 60 news. But most of the news are focusing on Swachh Bharat mission because 2nd of October is coming, and before that some स्वच्छ भारत मिशन के अंडर कुछ अलग अलग कैंपेन्स different ministries, different departments are implementing. Those campaigns and those different activities are not important for the exam point of view, so we can skip that. So most of the news in the yesterday's PIB was focusing on the this Swachhata mission, Swachhata 4.0, so we can skip that. Other than that, the rest of the news we are going to cover in today's session. So we'll start with the news. The first news for the exam point of view is this: India hosted high-level international meetings on anti-doping in sports. Anti-doping. So what is the meaning of doping? First of all, those who don't know, look, sports players, when they are participating into Olympics, Paralympics, or any kind of national or the international event, यूजुअली देर इज अ टेस्टिंग. उनका यूरिन टेस्ट होगा, उनका ब्लड टेस्ट होगा, उसमें यह चेक किया जाएगा कि उन्होंने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस कंज्यूम तो नहीं किए, कुछ ऐसे मेडिसिन कंज्यूम तो नहीं किए जो उनके परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली एनहांस कर रहे हैं. कई बार क्या होता है, प्लेयर्स दे आर टेकिंग सच काइंड ऑफ मेडिसिन विच मेडिसिन यूज एज अ स्टेरॉइड्स की तरह यूज करते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली बूस्ट करते हैं. देयर इज वन वेरी फेमस एग्जांपल, Maria Sharapova. You might have heard this name, a very famous tennis player from Russia. For few years of her career, she used to take a medicine जो normally heart patients लेते हैं. जो ऐसे हार्ट पेशेंट जिनका हार्ट सही तरीके से पंप नहीं होता है, तो वो मेडिसिन लेंगे जिससे उनके हार्ट की पंपिंग नॉर्मल होगी, बढ़ जाएगी. सो शी यूज्ड टू टेक दोज मेडिसिन. तो उसका फायदा क्या होता है नॉर्मल पर्सन को, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे पर्सन को, कि उसका परफॉर्मेंस और फास्ट होता है, उसका परफॉर्मेंस और तेजी से होता है, और जो थकावट है वो थोड़ी कम आती है. पर ये रॉन्ग है, ये गलत है क्योंकि आपने आर्टिफिशियल तरीके से अपने परफॉर्मेंस को एनहांस किया, विच इज नॉट अलाउड. तो इसी को डोपिंग कहते हैं, इसी को डोपिंग कहा जाता है. डोपिंग का मतलब ड्रग्स मींस वो चरस गांजा वाला वो ड्रग्स नहीं, यहां पे ड्रग्स का मतलब मेडिसिन की बात होती है, याद रखिएगा. तो उसी के अराउंड एक कॉन्फ्रेंस है जो इंडिया में रखी गई थी, तो उसी कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये यहां पे बात हुई है. एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पार्ट है उसके ऊपर मैं पहले बात करता हूं. COP9 ब्यूरो नाम का एक कंसेप्ट हमारे पास है. COP9 ब्यूरो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर दिस कॉन्फ्रेंस. अगेन ध्यान रखना, ये है एंटी डोपिंग वाली कॉन्फ्रेंस, इसमें COP9 ब्यूरो. सो मंथ ऑफ मार्च में मैं आपको दिखा देता हूं. मंथ ऑफ मार्च में बाकू अजरबैजान, वहां पे सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 9. और उस COP9 में डिसाइड किया गया कि विल क्रिएट वन ब्यूरो, एक ब्यूरो क्रिएट किया जाएगा. इस ब्यूरो के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे फिलहाल इंडिया काम कर रहा है, और इसीलिए इस फंक्शन को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था. अगेन यूनेस्को भी यहां पे इन्वॉल्व है, यूनेस्को का भी यहां पे इन्वॉल्वमेंट रहा है इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए. अगेन COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब आता है ना आंखों के सामने, तो एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस याद आती है, बट ये एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस नहीं है. COP9 ब्यूरो, दिस कंसेप्ट वाज क्रिएटेड इन बाकू अजरबैजान. जो प्रेसिडेंट है फिलहाल इस साल इस एंटी डोपिंग कॉन्फ्रेंस के, इंडिया बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, तो इंडिया में भी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया, और इस मीटिंग में यूनेस्को का सहभाग है, यूनेस्को पार्टिसिपेट कर रही है. अब वर्ल्ड लेवल पे जब भी डोपिंग की बात होती है, तो वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है एंटी डोपिंग के लिए, जिसका नाम है वाडा के, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कनाडा के अंदर आता है, मॉन्ट्रियल में. सो वाडा इज अ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. पर यहां पे वाडा इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे यूनेस्को का इन्वॉल्वमेंट है. तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी गड़बड़ हो सकती है. Those who have the idea about anti-doping, those students who know about the sports and the doping cases, they might mark WADA as the answer, but यहां पे यूनेस्को एंड COP9 ब्यूरो इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया. इंडिया इसका वाइस प्रेसिडेंट है, इसीलिए इंडिया के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया. ऑफ कोर्स हमारे देश में
जो मिनिस्ट्री रहेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रहेगी. डॉक्टर मनसुख मंडविया इज अ मिनिस्टर राइट नाउ. सो इन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, इस मीटिंग का ये पार्ट बने. अब देखते हैं कौन सी कंट्रीज इंडिया के अलावा यहां पे इन्वॉल्व थी. अजरबैजान, बट ऑब्वियस बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट. देन बार्बाडोस, इस्टोनिया, फ्रांस, इटली, रशिया, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, टर्की, यूएई एंड जाम्बिया. रशिया भी था इसमें. बेसिकली सबसे ज्यादा डोपिंग की केसेस रशिया के प्लेयर्स के अगेंस्ट होती है, सबसे ज्यादा. मींस कई बार तो ओलंपिक्स से पूरे रशियन टीम को बहिष्कृत करते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं. द ओनली रीजन इज बिकॉज द डोपिंग इज टू मच इन दिस कंट्री. सो स्टिल रशिया वॉज द पार्ट ऑफ दिस. सो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखेगा. Again, those students who are having deep knowledge of this such kind of news, they might create some mistakes. They can commit some mistakes. So remember that. तो यही factor यहाँ पे है. That's it. Nothing more. Again, the first formal meeting जिसकी मैंने बात की थी, International Convention Against Doping in Sports, COP9 2024 March, was in Baku, Azerbaijan. The photo of this meeting. Okay. And UNESCO, everyone knows about UNESCO. It was created in 1945, headquartered in the Paris, France. So that's it. That's all about this particular news. Again, remember, WADA was not involved. World Anti-Doping Agency was not involved. But NADA was involved. अबे नाडा क्या है? नाडा इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. हमारे देश में भी एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसका नाम है नाडा. के So NADA of course was involved because it is Indian entity. Ministry of Sports and Youth Affairs के अंडर आती है, वो यहां इन्वॉल्व थी. वाड़ा यहां पे इन्वॉल्व नहीं था. ठीक है. सो न्यूज का ये पूरा, अब जो पहली बार इसको पढ़ रहा है उसके लिए क्या ही है, वाड़ा नाडा उसके लिए सब एक ही है, सब एक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट दोज हु आर रीडिंग सच काइंड ऑफ, दोज हु आर गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ न्यूज, उनके लिए थोड़ी चीजें नई लेवल पे रह सकती है. So yes, we started from the sports news today. Not exactly a sports news, but sports related news, which is important for the exam. I'll go to the next news. Next news की तरफ जाते हैं. Static information is there for you. So the next news. Gati Shakti Vishwavidyalaya and the Monash University signed MOU to enhance railway engineering research and education. Gati Shakti Vishwavidyalaya is too much in news these days. Too much in news these days. So tell me, Gati Shakti Vishwavidyalay's headquarters, the main campus is in which city? Gati Shakti Vishwavidyalaya comes under which ministry? And recently, if we'll talk about current affairs, which institution signed agreement with PM Gati Shakti Vishwavidyalaya? Okay, so give me the answer of three things. So where is the main campus of this Vishwavidyalaya? Then second, under which ministry it works, and the third and the most important, recently with which institutions or which organizations this Vishwavidyalaya signed few agreements. Yes, first of all, the headquarters is in Vadodara, Gujarat. Okay, absolutely right, बहुत बढ़िया. Second, it comes under railway ministry. Ashwini Vaishnaw Saab is a railway minister. And the third thing, recently if you remember, they signed agreement with the Indian Air Force and the Indian Army. Okay, with defense the organization, जो हमारे देश की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ इनका एग्रीमेंट साइन हुआ है. उन्होंने रिसेंटली का एग्रीमेंट इनके साथ साइन किया था. सो दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Now they signed agreement with Monash University. So Monash University is basically from Australia. This is the Australian university जिनके साथ ये agreement sign हुआ है. So Australia's university and India's Gati Shakti Vishwavidyalaya together going to work on, remember that, the focusing on railway engineering. So for railway engineering, they are going to work together. Monash Institute of Railway Technology is there. So Monash University consists of a separate railway technologies institution. In India, we have separate railway oriented a university, that is PM Gati Shakti Vishwavidyalaya. So remember that, questions can be asked around that. So that's the case. That's it. Nothing else. The question can be asked about the country also. So remember that. That will be a really very crucial. Tell me, who is the Prime Minister of Australia? ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का नाम एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. ऑस्ट्रेलिया इंडिया हैविंग वन वेरी फेमस एग्रीमेंट called as a
free trade agreement, and that's why this country becomes a very important for us. So tell me, who is the Prime Minister of Australia in the comment section. I will go to the static part now. थोड़ा static part के ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं. Just one sec. Yes. PM Gati Shakti Vishwavidyalaya, headquarter is in Vadodara. It was established with the Parliamentary Act in 2022. Basically, this institution was created in 2018 only. Okay, but it was named as a railway university. In 2022, it was renamed as a Gati Shakti Vishwavidyalaya. So renamed hua tha, but was created in 2018 only. Then the name is being changed. Again, it comes under the Ministry of Railway, which we have already discussed. इसके ऊपर हमारी बात हो गई. So very simple and the straightforward news. So Gati Shakti Vishwavidyalaya with Monash University, which is from Australia, and Anthony Albanese is the Prime Minister of the Australia. Absolutely right. Australian dollar is the currency of this country. So two news. Both the news were having international importance under PIB. One under the Ministry of Sports and Youth Affairs regarding the COP9 Bureau against anti-doping. UNESCO was involved. Second under Ministry of Railway, Gati Shakti Vishwavidyalaya as well as Monash University's tie-up. And the third news is again from the international section, and here US-India Strategic Clean Energy Partnership. So can you tell me the name of the minister? आप इनका नाम बता सकते हैं? ये इनका नाम क्या है? He's a minister, okay, and he's handling this whole scenario, and that's why he represented India. So US-India Strategic Clean Energy Partnership. Now I will just go through the news first. एक बार news के ऊपर हम बात कर लेते हैं. Basically, both the countries started, US and India started one platform called as a Renewable Energy Technology Action Platform, called as a RETAP, in August 2023. So under this platform, US and India together decided to help each other, especially regarding the R&D, research and development on clean energy, cost reduction efforts, implementation of hydrogen hubs in both the countries, and for that purpose as well as hydrogen task force will be created. So again, India, USA already having one relationship for the clean energy, and the name of the relationship is called RETAP, that is Renewable Energy Technology Action Plan, which was signed in year 2023 for green or the clean hydrogen, and for that reason we signed one agreement. So I ask about the name of the minister. I will directly jump. So Petroleum and Natural Gas Ministry comes in the hands of Hardeep Singh Puri sir. So Hardeep Singh Puri sir, he represented India in this particular conference. So Petroleum and Natural Gas Ministry इनके पास आती है. That's it. Okay, इतना इनफ रहेगा एग्जाम के लिए. जो चीजें मैंने आपको बता दी बस उन्हीं की तरफ ध्यान रखिएगा. 2023 में जो हमने एग्रीमेंट साइन किया था उसी एग्रीमेंट की यहां पे बात हो रही है. Prime Minister of India gave the target for zero emission country by 2070. Indian Railway decided to go zero emission by 2030. So to achieve all those things, we need help, we need technological, we need research development, we need some financial help also from a bigger countries like US, and that's why we signed this agreement. If we'll, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, we signed many agreements with USA in the recent past. The one of the agreement was recently regarding the civil nuclear energy के. उसके पहले डिफेंस को लेके भी हमारा एग्रीमेंट होता, डिफेंस सप्लाई चेन को लेके. देन रिसेंटली एडवांस टेक्नोलॉजीज सप्लाई चेन को लेके भी एग्रीमेंट की बातचीत हुई थी हमारी. अदर देन डिफेंस सप्लाई चेन के ऊपर डिस्कशन हमारा हुआ है. वी ऑल्सो हैविंग वन एग्रीमेंट विथ यूएसए रिगार्डिंग द जो स्टोलन आर्टिफैक्ट्स है, जो इंडिया से जो स्टोलन मूर्तियां या पेंटिंग्स हो गई उससे भी वापस लाने के लिए हमारा यूएस के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है. And now this is another thing which was actually already signed, बस उसको एक finalize किया गया regarding the clean energy partnership. That's it, nothing more over here. बस ये point की तरफ ध्यान रखना, ये वाला Renewable Energy Technology Action Plan, August 2023. With which country? The country is USA. That's it. That will be enough for the exam point of view. Prime Minister of India is going to visit USA
नाउ हिज विजिट इज ऑलरेडी प्लान बिकॉज यूएस में इस बार क्वाड का मीटिंग होने वाला है। क्वाड, क्वाड्रिलैटरल कंट्रीज, यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चार कंट्रीज जिनको क्वाड्रिलैटरल कंट्रीज कहते हैं, इनका मीटिंग यूएस में है, जो मीटिंग इंडिया में होने वाला था। So Prime Minister Sahab is going to visit USA, and that time again all these agreements will come into the picture, and that's why we should know about those agreements. Here I will move forward. The Ministry of Labor Employment holds interministerial consultation on employment link incentive scheme. Very sorry. Yes, ध्यान दीजिए यहां पे employment link incentive schemes. इफ यू नो बजट अगर याद आ रहा होगा तो ये भी आपको याद आ जाएगा। सो लेबर मिनिस्ट्री अगेन डॉक्टर मनसुख मंदिया, सो ही रिसेंटली ऑर्गेनाइज इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन मीटिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। In this budget, the month of July, Nirmala Sitharaman ji presented 3 schemes called as a employment link incentive scheme. So to discuss about those schemes, to know or to create awareness about those schemes, the meeting was organized by the Labor Ministry. So news is very simple. News is very simple and straightforward. Which ministry organized the meeting? Labor Ministry. नाम हमें already पता है. Regarding what the meeting was regarding employment link incentive scheme. Now we need to talk about this employment link incentive scheme. But before that, basically in the budget, Government of India announced 5 schemes related to employment, skilling and other opportunities. 5 schemes. 3 schemes are directly called employment link incentive scheme. Okay. 1 scheme is for internship. If you remember कि इंडिया की टॉप मोस्ट 500 कंपनीज में इंटर्नशिप अवेलेबल होगी, ये पॉइंट मेंशन किया गया था, राइट? इसके अलावा अनदर थिंग वाज कि स्किल एजुकेशन के लिए अभी 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। इफ यू वांट टू गो फॉर द स्किल एजुकेशन, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द बिगर programs for the AI or the Internet of Things, so up to 7.5 lakh तक का लोन आपको मिल सकता है। So total 5 schemes were announced focusing on employment, skilling and some other opportunities, out of which 3 schemes were the part of discussion in this meeting. 2 स्कीम मैंने आपको बता दी है, एक focusing on what? Internship, okay, and second is focusing on regarding the skill education का increased credit limit. So remember that. Now I will move forward. ध्यान दीजिएगा, स्कीम ए, स्कीम बी एंड स्कीम सी, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दिस। अगेन थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। स्कीम ए, दैट इज एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। अगर आप पहली बार जॉब पे लगते हो और ऐसा जॉब जहां पे ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका अकाउंट बनता है, पीएफ का अकाउंट जहां पे बनता है, अगर आप ऐसे जॉब पे लगते हो तो फर्स्ट मंथ की सैलरी जो है, फर्स्ट मंथ की सैलरी आपको गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट में मिलेगी। आपको आपकी सैलरी तो मिलेगी, साथ में एक्स्ट्रा गवर्नमेंट आपको एक और मंथ की सैलरी आपको गिफ्ट में देगा। काइंड ऑफ ना वो वेलकम बोनस या वेलकम के तौर पे एक आपको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में 15-15 हजार के 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपको आपके पहले मंथ की सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेगी, अगर आप ऐसे जॉब पे लगते हो जो पीएफ या ईपीएफओ रजिस्टर्ड है। सेकंड में स्कीम बी में जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, द स्कीम इंसेंटिव बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर फॉर द एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज ऑफरिंग बेनिफिट्स ऑफ देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन। सो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए यहां पे बेनिफिट मिलेगा फॉर द फर्स्ट 4 इयर्स, पहले 4 साल के लिए। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए जॉब क्रिएट किए जाएंगे, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को यहां पे बेनिफिट दिए जाएंगे अंडर फॉर 4 इयर्स। ये भी पॉइंट है। देन थर्ड पॉइंट इज, अगर सपोज एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, अगर सपोज कोई बिजनेसमैन है, कोई एम्प्लॉयर है, अगर वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है तो 3000 पर मंथ फॉर 2 इयर्स रिगार्डिंग ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन यहां पे दिया जाएगा। अगेन एडिशनल एम्प्लॉय के लिए, एडिशनल का मतलब है कि मेरे पास ऑलरेडी 300 एम्प्लॉय है, मैंने और 100 लोगों को हायर किया, तो ये जो और 100 लोग हैं ये मेरे एडिशनल एम्प्लॉयज बन गए। तो जो एडिशनल एम्प्लॉयज मैं हायर करूंगा
उनका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा उसमें गवर्नमेंट मुझे 2 साल के लिए 3,000 रुपए प्रोवाइड करेगी, तो एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं आएगी। ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, फर्स्ट टाइम जिनको जॉब लग रहा है, ऐसा जॉब जहां पे पीएफ कट होता है, वहां पे गवर्नमेंट आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करेगा। सेकंड, अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जॉब क्रिएट किए जा रहे हैं तो जो पीएफ का आपका कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट हैंडल करेगी फॉर 4 इयर्स फॉर एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयर। देन अगर आप एडिशनल जॉब क्रिएट कर रहे हो तो फॉर एम्प्लॉइज 3,000 रुपीज फॉर 2 इयर्स फॉर एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर के एंगल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करेगा। सो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसकी सारी जानकारी, इसके अवेयरनेस के लिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दीज ए बी सी, प्लीज focus on that. Total 5 schemes, 5 big schemes announced by government. One of the scheme is focusing on internship, another scheme is focusing on the skill education. There is one scheme also that is focusing on ITI, Industrial Training Institute, that was also announced under hub and spoke model. If you remember, we discussed that in budget. So this year's budget, general budget, was very much focusing on employment generation in our country, that especially the formal employment generation. So that's all. तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जॉब सारे सेक्टर्स के लिए है, ये जॉब सारे सेक्टर्स के लिए, पहले ही क्लियर कर देता हूं। गवर्नमेंट यहां पे सेक्टर की बात नहीं कर रहा, अननेसेसरली अपना डाउट मत या अननेसेसरली कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। आप इंडिया में कोई भी फॉर्मल जॉब लीजिए, गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट के साथ, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, ईपीएफओ नाम की चीज हर किसी के लिए होती है। हर फॉर्मल जॉब के ऊपर पीएफ कटता है। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड फॉर्मल जॉब। अगर इनफॉर्मल जॉब है, अनऑर्गेनाइज जॉब है, वहां पे पीएफ का कंसेप्ट नहीं है। फिर कोई भी फॉर्मल जॉब रहे, चाहे फिर आप इंफोसिस में करो, चाहे फिर आप किसी मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनी में करो, चाहे फिर किसी इंडियन छोटी बड़ी स्टार्टअप में करो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ करो, हर जॉब जो है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहां पे पीएफ कटेगा। गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है। गवर्नमेंट इज नॉट मेंशनिंग ओनली फॉर द प्राइवेट, ओनली फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज ओनली टॉक्ड अबाउट ईपीएफओ रजिस्टर्ड जॉब, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, तो इसमें अननेसेसरली अपने आप के लिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। नुकसान किसी और का नहीं होगा, ना मनसुख मंदिया साहब का, ना मेरा, आपका नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो, पीएमबीआई एंड कोल इंडिया लिमिटेड साइन एमओयू टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जन औषधि केंद्रास अक्रॉस कोल इंडिया प्रीमाइसेस। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रास की जब हम बात करते हैं, सो टेल मी वन थिंग, ये जन औषधि केंद्रास है क्या? व्हाट आर दिस जन औषधि केंद्रास? पहले ये बता दीजिए मुझे जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में। न्यूज ये है कि जन औषधि केंद्रास को कोल इंडिया के प्रीमाइसेस में ओपन किया गया। सो जन औषधि केंद्रास नाउ विल वर्क ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ कोल इंडिया ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में जहां जहां कोल इंडिया के प्रीमाइसेस है, उन सब जगह पे ये केंद्रास क्रिएट किए जाएंगे। अगर आपको याद होगा, कोल इंडिया जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से काम करती है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन डिस्ट्रिक्ट का कोई बच्चा अगर यूपीएससी के मेंस के लिए क्वालिफाई होता है तो उसे 1 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट कोल मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड करने की बात की थी। जी किशन रेड्डी साहब ने प्रोवाइड करने की बात की थी। क्या उस योजना का नाम बता सकते हैं? किस योजना के अंदर ये 1 लाख का सपोर्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बोला गया था जो कोल इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स में से है एंड दे आर गोइंग फॉर द यूपीएससी मेंस? एक बार वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो मैं पहली बात करता हूं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, दिस योजना एक्चुअली was started in 2008, 2008 में इसे स्टार्ट किया गया था, बट बाद में इसका नाम चेंज किया। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी गवर्नमेंट चेंज द नेम, बट योजना was started in 2008। अंडर दिस स्कीम व्हाट वी डू, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में हम लोग क्या करते हैं? आपने देखा होगा जेनेरिक मेडिसिन के स्टोर्स होते हैं। जेनेरिक मेडिसिन के स्टोर्स आपके शहर में होंगे, कि आपके एक विलेज एरिया में भी होंगे। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन नहीं है, बेसिक कंटेंट वाली मेडिसिन है, या फिर जो बहुत इसेंशियल मेडिसिन है, वो अफोर्डेबल प्राइस में, काफी सस्ते दाम में इन
शॉप्स में मिलती है, जिन शॉप्स को गवर्नमेंट की योजना के अंदर क्रिएट किया जाता है। सो एज ऑफ September 15 वी हैव 13,655 जन औषधि केंद्र इन इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 10,000 जन औषधि केंद्र क्रिएट करने हैं और समय से पहले हमने टारगेट पूरा किया है। राइट नाउ इंडिया में 13,000 जन औषधि 13,000 जन औषधि केंद्र से भी ज्यादा क्रिएट किए गए। अगेन योजना 2008 की है फॉर जेनेरिक मेडिसिन। नाउ वी हैव न्यू टारगेट। By March 2026 we need to create 25,000 जन औषधि केंद्रास। सो ये ओल्ड टारगेट हमने अचीव कर लिया है। नया टारगेट है बाय 2026 we need to create 25,000 more जन औषधि केंद्रास in our country and new जन औषधि केंद्रास will be created at the premises or the campus of Coal India Limited all over the India. That is another thing. Now the next point or the next question for you. Which is the first country or which is the in which country the first overseas जन औषधि केंद्र was inaugurated? The first overseas का मतलब इंडिया के बाहर किस कंट्री में पहला जन औषधि केंद्र क्रिएट किया गया? एक बार जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आएगा। जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके हाथों से पहला आउटसाइड इंडिया जन औषधि केंद्र ओपन किया गया था। जी आंसर इज मॉरिशस। यस, आंसर इज मॉरिशस के मॉरिशस के अंदर इसे ओपन किया गया। मॉरिशस का स्पेलिंग अच्छा लिखना है, मॉरिशस को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है? उसके स्पेलिंग के साथ छेड़खानी मत कीजिएगा। चलो कोई बात नहीं। यस, मॉरिशस इज द आंसर। द फर्स्ट overseas जन औषधि केंद्र created inaugurated in Mauritius by the external affairs minister of India. Absolutely right, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी गड़बड़ कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, काफी जरूरी पॉइंटर रहेगा। सो ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू दिस स्कीम इज हियर। सो स्कीम का न्यूज बड़ी सिंपल थी भाई, कोल इंडिया लिमिटेड का टाइप हुआ है। सो टाइप एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए हमने देख लिया। देन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की हमने बात की। योजना एक्चुअली 2008 की है और कितने शॉप्स ओपन किए, कितने शॉप्स का टारगेट है, पहला ओवरसीज शॉप कहां पे ओपन किया, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। इसके ऊपर तो बात हो गई हमारी। डिपार्टमेंट देखिए कौन सा आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इस योजना का डिपार्टमेंट ये है, मिनिस्ट्री है केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। ध्यान रखना, हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एग्जामिनर ने कई बार ऐसा किया हुआ है कि जन औषधि केंद्रास का नंबर बता दिया, जन औषधि केंद्रास की जो योजना है उसका नाम बता दिया, उसका ईयर बता दिया, सवाल यह पूछा कि बेटा ये योजना कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और लाइक 90% बड़े चाव से गलती करके आ जाते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है, ध्यान रखना, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट आता है। मिनिस्टर एक ही है, जेपी नड्डा सर हेल्थ मिनिस्टर भी है, ही इज ऑल्सो हैंडलिंग द केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, बट द मिनिस्ट्रीज नेम यू पीपल शुड नो। कोल इंडिया एवरीवन नोज, वहां पे बात करने की जरूरत नहीं रहेगी। 1975 में क्रिएट किया गया, हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता एंड ऑल ओवर द इंडिया इनके अपने अलग अलग ब्रांचेस है जहां पे इन केंद्रास को ओपन किया जाएगा। सो दिस वाज अ स्टैटिक इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द पीआईबी न्यूज। नाउ मूव फॉरवर्ड and we'll go to the next news. Index numbers of wholesale price in India for the month August 2024. Every month दो सर्वे, दो इंडाइसेस आएंगे इन्फ्लेशन को लेके, महंगाई को लेके। एक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच वी हैव डिस्कस लास्ट वीक, एंड नाउ डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज सीपीआई कंबाइंड इज गिवन बाय एनएसओ, WPI is given by कॉमर्स मिनिस्ट्री। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये नंबर दिए जाते हैं। नाउ द WPI is 1.31% राइट नाउ। CPI का नंबर हमने देखा था, CPI was 3.65% if you remember, okay, and WPI is 1.31% right now. So remember that, यहां पे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। हमारे देश का मेन इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, हमारे देश का मेन इन्फ्लेशन कैलकुलेटर
इज सीपीआई। इज सीपीआई ये मेन है हमारे लिए। our monetary policy, our fiscal policy, our all calculations depending on this CPI combined, and for which we have the target is of 4% plus minus 2%. For WPI we don't have such kind of target, and WPI is not that important like CPI. It is important but obvious, but not that important like CPI. What is the reason? Why so? Because the CPI consists of the valuation at customers bay. Customers bay means हम आप और हम कस्टमर है। कस्टमर जिस लेवल पे परचेसिंग करते हैं उसकी वैल्यूएशन सीपीआई पे पता चलेगी। होलसेल प्राइस इंडेक्स पे कस्टमर लेवल की वैल्यूएशन नहीं पता चलती है। ये रिटेल दुकान के पहले मींस मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, होलसेल लेवल पे जो प्राइस चल रही है वो डब्ल्यूपीआई पे पता चलेगी। तो ये फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब कैलकुलेट होता है तो उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों की बढ़ती या कम होती हुई वैल्यूज चेक की जाएगी। सीपीआई में गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है, सर्विसेज की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है। दैट्स व्हाई द मोर इंपॉर्टेंट, द हेडलाइन इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, द मेजर इन्फ्लेशन कैलकुलेटर फॉर आवर कंट्री इज सीपीआई, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन देगा। WPI इज गिवन बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री। दोनों डेटा मंथली बेसिस पे आता है। सीपीआई का डेटा लास्ट वीक आया था, उसमें 3.65% दिखाई दे रहा था विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी। यहां पे 1.31% है विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो WPI कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर WPI का 11-12 है, सीपीआई का बेस ईयर 2012 था। इट वॉज अ कैलेंडर ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर है, ये भी डिफरेंस याद रखना। तो सीपीआई के लिए कैलेंडर ईयर यूज करते हैं 2012, इसके लिए फाइनेंशियल यूज करते हैं 11-12। इन दैट वे द थिंग्स। तो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन। अगेन WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी कमोडिटीज है, जितनी भी क्योंकि इसमें सर्विसेज कैलकुलेट नहीं हो रही, इसमें सिर्फ कमोडिटीज कैलकुलेट हो रही है, तो जितनी भी कमोडिटीज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट के 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। सो अगर सारे कमोडिटीज को मैंने 100 कैलकुलेट किया तो 100 में से सबसे ज्यादा वैल्यूएशन इसकी रहेगी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की, सेकंड वैल्यूएशन रहेगी प्राइमरी आर्टिकल्स की, और थर्ड वैल्यूएशन होगी फ्यूल एंड पावर की। के अब देखो यहां लिखा भी है मैन्युफैक्चर्ड के अंदर क्या क्या आता है, सब लिखा हुआ है। फ्यूल एंड पावर में क्या आएगा, देन प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर क्या आएगा, एवरीथिंग इज मेंशन। हम फूड को भी अलग से कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहेगा, ये कैलकुलेशन ओवरऑल है। इसके अलावा हम फूड को, यूजुअली फूड यहां पे आता है, यूजुअली फूड ये प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर आएगा कि अगर ओवरऑल कैलकुलेट करना होगा, या फिर अलग से फूड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। के सो WPI एंड CPI का बेसिक डिफरेंस क्या है? दिस इज अ फेवरेट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनर। Wholesale price index is given by Economic Advisory Council to the Commerce Ministry. CPI, Consumer Price Index, is given by the National Statistical Office under Ministry of Statistics Program Implementation. The base year for CPI is 2012 as a calendar year. The base year for WPI is 11-12 as a financial year. CPI is the main inflation calculator for the country because retail प्लस गुड्स और सर्विस दोनों की वैल्यू कैलकुलेट होती है। WPI इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल कम टू नो कि मैन्युफैक्चर लेवल पे या फिर होलसेल लेवल पे क्या प्राइसेस है, बट उसमें केवल गुड्स या कमोडिटीज कैलकुलेट की जाती है। कमोडिटीज अंडर WPI डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर and the manufactured goods, and the majority weightage is given to the manufactured product 64.2%. remember that. जितने भी पॉइंटर्स मैंने अभी आपके सामने रखे, all pointers were questions in the exam, in a different exams, so we should know about that. इसके ऊपर हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Union Health Minister JP Nadda sir unveils logo and brochure of Global Food Regulator Summit 2024. ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट ऑर्गेनाइज होने वाली है इंडिया के अंदर। इस समिट का लोगो, इस समिट के बारे में जानकारी रिसेंटली जेपी नड्डा सर ने दी। अब सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस कब ऑर्गेनाइज की जाएगी इसके ऊपर बात करते हैं। इट्स अ ग्लोबल समिट, ग्लोबल
फूड रेगुलेटर समिट। इंडिया का फूड रेगुलेटर इज एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री, और इसीलिए जेपी नड्डा सर ने इसके बारे में जानकारी दी है। सो वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज के फूड रेगुलेटर्स इंडिया आएंगे और उनकी कॉन्फ्रेंस ये हमारे देश में ऑर्गेनाइज की गई है। कॉन्फ्रेंस विल बी इन भारत मंडपम, बताने की जरूरत नहीं थी, बड़ा सिंपल सा था। 19 से 21 ऑफ सितंबर द कॉन्फ्रेंस विल बी इन इंडिया। सो अलग अलग कंट्रीज के रेगुलेटर्स आएंगे, साथ में यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इंडिया में रहेंगे। सो इट्स अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, दिस टाइम विल बी इन इंडिया। सो क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जेपी नड्डा सर ने ये लोगो और इसके ब्राउचर को रिसेंटली सबके सामने लाया। अब बात करते हैं इंडिया के रेगुलेटर की। इंडिया रेगुलेटर इज एफएसएसआई। आपने शायद ये लोगो देखा होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एफएसएसआई 2008 में क्रिएट किया गया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अपूर्व चंद्रा सर इज द चेयरपर्सन एंड GKV Rao sir is the CEO of FSSI. So food regulators conference, India's food regulator, the static information about that, ministry, health ministry JP Nadda sir, and from 19 to 21st of September will be organized in India in Bharat Mandapam. That's it, nothing more. After the conference, if some big announcements will be done, then we are obviously going to discuss about that. Otherwise, itna enough rahega. Now the last news of PIB. There will be other news of course, but this is the last news of PIB, and the news is related to sports somewhere. Ministry of Ports, Shipping and Inland Waterway announced appointment of Olympic medal winner Manu Bakar as the new brand ambassador. So shipping, Port, Shipping and Inland Waterway Ministry headed by Sarbanand Sonowal. So Sarbanand Sonowal साहब ने अनाउंस किया कि उनके मिनिस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे मनु बाकर जी को यहां पे अपॉइंट किया गया है. सो इट्स अ बिग न्यूज, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. सो क्वेश्चंस डेफिनेटली विल बी आस्क्ड अराउंड इट. ओके, she won 2 bronze medals in these Olympics, so obviously very famous these days, and she's a new brand ambassador of Port, Shipping and Inland Waterway Ministry. She's a brand ambassador of government ministry. It is having a more importance. KFC की ब्रांड एम्बेसडर है या फिर किसी और ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है, उससे ज्यादा गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ने इनको एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया है. ये बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है, यहां पे जरूर ध्यान रखिएगा. सोशल मीडिया के लिए नहीं बनेगी बड़ी न्यूज, पर एग्जाम के लिए जरूर बनती है. हमने इलेक्शन कमीशन के दिव्यांग जन के आइकन्स की बात की थी. जल्दी बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली दिव्यांग जनों के हिसाब से 2 आइकन्स का नाम दिया जो पैरालंपिक्स के अंदर इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं. यहां पे भी 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मनु बाकर जी हमारे लेके आइए, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है. ठीक है, बाकी तो हाँ, वाई शी, इनको क्यों, इन्हीं को क्यों, के किसी और प्लेयर को क्यों नहीं. द रीजन इज दैट हर फादर मराइन इंजीनियर, के उनके जो फादर साहब है वो मराइन इंजीनियर है, एंड दैट्स व्हाई अ डॉटर ऑफ लाइक उसी फील्ड से उनके फादर काम करते, तो उन्हीं की बेटी को यहां पे एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया गया. दैट इज द रीजन फॉर द एग्जाम. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द रीजन, कि कोई आपको रीजन नहीं पूछने वाला है कि उनकी माता जी क्या करते, उनके पिताजी क्या करते. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू. आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो पीआईबी में मेंशन किया था, बस वो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर ली. अननेसेसरली फालतू की चीजों में मत जाइए, नहीं तो इनका पूरा बायोडाटा निकाल के बैठोगे. मेरे ख्याल से निकाल के भी रखा होगा, कि भरोसा नहीं है, किया ही होगा, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चलो मैं आगे बढ़ता हूं. आई विल गो टू the next part. Yes, so that's all from the PIB section. That's all from the Press Information Bureau section. So yes guys, we have started with the current affairs session on our platform, especially for the regulatory body, and that session is a part of Lakshya batch. Lakshya batch is for the RBI grade B foundation batch. In that we started with the current affairs lecture. Yesterday we discussed some basics about current affairs. Now from today we are going to discuss the news in this batch. So इस batch में भी आप enroll